तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम। बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होने के बाद हम अपनी एक लैब क्लास भी लगाएंगे, ठीक है। सो पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्या है, क्या करना है उसके अंदर, एंड देन आप लोगों को संडे को बुला के खुद से भी वो सेटअप लगा के देंगे परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि 11th-12th की लैब में सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं आपको कुछ करके दिखा दूँ बस हो गया। उसमें एक प्रॉपर सेटअप होता है, कुछ आधे घंटे एक प्रोसेस चलता है, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप लोगों को खुद परफॉर्म करना होगा, तो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कुछ टाइम बाद। सो अभी ऐसा है भाई, आज की बात शुरू करते हैं। अच्छा ये भर गया था, इंपेरिकल वाला आ गया था सबको समझ में। अभी ऐसे ही कर देगा कूलिंग, चिंता मत करो। चलो सो गाइस देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है स्टीशियोमेट्री एंड स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो रियलिस्टिक तौर पे आप डेली कर ही लेते हो, या आपके घर में जो भी खाना बनाता है मम्मी या जो भी है भैया वो तो डेली कर ही रहे इस प्रोसेस को। कैसे? वो ये हिसाब किताब लगा ही लेते हैं कि जब वो कोई सब्जी बना रहे हैं, चिंता मत करो नहीं लगेगी घर में, इसी चल गया है। जब वो सब्जी बनाते हैं तो उसमें वो एक आइडिया लगाते हैं ना कि अगर मैंने इतने आज आलू लिए हैं सब्जी के अंदर, 1 पाव बना रहे हैं, आधा किलो बना रहे हैं, 1 किलो बना रहे हैं, जितनी भी सब्जी बना रहे हैं उसके हिसाब से ही वो क्या डालते हैं उसके अंदर, नमक मिर्च ऐसे डालते हैं। सारी चीजें उसी हिसाब से डलती हैं। अगर ज्यादा सब्जी बन रही, ज्यादा मेहमान घर में है, तो मिर्च आज क्या डालेगी उसमें, नमक क्या डालेगा, उसका क्वांटिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो कुछ हिसाब किताब ऐसे चलता है। यही सब कुछ स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर आता है कि अगर कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, सब्जी भी एक तरह का केमिकल चेंज है, तो उसमें कोई ए चीज किसी बी चीज से मिल रही है, फिर कोई सी चीज मिल रही है, फिर जाकर डी चीज को बन रही है, कोई भी ए बी सी मिलकर कुछ डी बन रहा है। तो अगर मैंने ए इतना लिया तो बी कितना लेना पड़ेगा, सी कितना लेना पड़ेगा, और तब जाके मुझे डी कितना मिलेगा। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये सारी कैलकुलेशंस किसमें आती हैं बोलो, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर आती है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात अगर आपसे पूछूं कि जनरली कभी आपने सोचा है कि मान लीजिए कि आप एक बहुत छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जला रहे हैं, है ना, ये लकड़ी का टुकड़ा है मान लीजिए, है ना, ध्यान समझिएगा, ये एक लकड़ी का टुकड़ा आप लोग जला रहे हैं, एक वुडन ब्लॉक है आपके पास, इसको आप जला रहे हैं। सपोज अगर मैं ये कहूं बच्चों कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, इट इज ऑफ 60 ग्राम वुडन ब्लॉक। और आपको पता है कि वुडन ब्लॉक जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन के एटम से। अब ये जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस कुछ अटेंड करी हुई है उनको पता है, ये बात बहुत फेमिलियर हो चुकी है हमारे बीच में कि जो लकड़ी की चीज है वो किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन से मिलकर बनी हुई है ना। तो अब अगर मैं मान लीजिए इस 60 ग्राम की लकड़ी को जलाता हूं, तो आपको एक बात तो पता होगी, कोई भी चीज जो जलती है वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन होगी तो चल जाएगी। इसका एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट छोटी क्लास में बच्चों को करवा भी देते हैं। क्या करवा देते हैं, एक मोमबत्ती जला देते हैं, तो मोमबत्ती को जब तक ओपन में जला रहे हैं तब तक तो मोमबत्ती जलती रहेगी। अभी यहाँ पर मोमबत्ती इस समय लगाते हैं, वो जलती रहेगी। क्यों जलती रहेगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर में बहुत सारा क्या है बोलो, ऑक्सीजन। उसको जलने के लिए ऑक्सीजन मिलता रहेगा और वो जलती रहेगी। लेकिन उसी मोमबत्ती को एक बार आप किसी कांच के बड़े से बर्तन में ऐसे ढक दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, वो थोड़ी देर तक तो जलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों भाई, जब कांच के बर्तन में उस मोमबत्ती को रख दोगे तो क्या होगा, वो जो मोमबत्ती है उस कांच के बर्तन के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको पहले यूज करेगी जलने के लिए, और थोड़ी देर बाद जैसे ही उस रूम की बर्तन के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो जलना भी क्या कर देगी, बंद। मतलब किसी भी चीज के कंबशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है बोलो, ऑक्सीजन। वेदर इट इज अ कंबशन ऑफ कार्बन, वेदर इट इज अ कंबशन ऑफ एनी फ्यूल। आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी अगर जल रहा है ना, जलने का मतलब क्या होता है कि भैया वो आपको एनर्जी पैदा कर रहा है कुछ ना कुछ ना। तो आपकी गाड़ी में फ्यूल भी अगर जल रहा है ना, तो फ्यूल को भी ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद वो रिएक्शन होती है, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान देना। तो आपको एक बात पता लगी, किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है बोलो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए अगर 60 ग्राम लकड़ी को जलाया जाए तो बताइए ये एटमॉस्फेयर से पूरा जलने के लिए कितनी ऑक्सीजन को खींच लेगा। दूसरी चीज, जब ये जलेगा, क्योंकि जब भी कोई कार्बन जलेगा तो वो ऑक्सीजन को लेगा और बोलो क्या बनाएगा बोलो, CO2। हो सकता है आप कहीं से हमें रिएक्शंस याद ना हो,
तो कोई दिक्कत लेनी ही नहीं है, रिएक्शन एग्जामिनर देगा आपको, क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन लिखी भी देगा, उसके सवाल कुछ और है, अभी उसका सवाल आपको रिएक्शन से लेके है नहीं कि कार्बन जलता है तो क्या होता है, उसका सवाल अभी कुछ और होने वाला है। वो सवाल ये होने वाला है कि अगर मैं 60 ग्राम लकड़ी जलाता हूं तो बताइए कितना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लग जाएगा और कितना CO2 आप एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। CO2 आप लोगों को पता होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही पता है ये बात आप लोगों को, हीट ट्रैपिंग गैस बोलते हैं इसको, नहीं पता ये वाली बात? भाई CO2 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी बनाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस रूम में AC है तो उसकी वजह से हम बच जाते हैं, अगर AC ना हो और बहुत सारे बच्चे बैठे हो तो जो CO2 रिलीज हो रही है उसकी वजह से बहुत सारी गर्मी लगती है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही, और ये तो प्रोसेस है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि अगर आप 60 ग्राम लकड़ी की कोई चीज जला रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में आप कितना CO2 रिलीज कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करने का आपको बोला जाएगा। समझ आया कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जिसके अंदर कोई चीज पानी से रिएक्ट कर रही है, सपोज करिए कि मान लीजिए कि नमक और पानी को हम घोल रहे हैं ऐसे करके, तो नमक और जब पानी को घोलते हैं तो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है NaOH और प्लस में क्या बनता है बच्चों? HCl बनता है। रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है ये Na प्लस होता है, Cl क्या होता है, और H2O में क्या होता है बच्चों? H प्लस का होता है और OH, तो प्लस वाला उसके माइनस से कंबाइन होकर HCl बना लेता है, इसका प्लस वाला उसके माइनस से कंबाइन होकर NaOH। ये तो सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में सीखेंगे जब कराऊंगा रिएक्शंस। अभी रिएक्शन सीखना हमारा कोई मेन मकसद नहीं है, अभी हमारा आज कुछ और काम है। तो वो बोलेगा बताइए जरा, अगर मैंने यहाँ पर मेरे पास अगर कुछ 10 ग्राम नमक है, 10 ग्राम NaCl है, तो वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए पानी से तो कितना पानी मिनिमम होना चाहिए? अच्छा ऐसा है कि अगर मान लो कि मैंने 10 ग्राम नमक लिया तो कितना भी पानी हो पूरा ही रिएक्ट कर जाएगा? समझो मेरी बात को मैं कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास 1 किलो नमक है, कितना नमक है बोलो? 1 किलो सॉल्ट है मेरे पास ना, NaCl सॉल्ट है। क्या इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी अगर डालूं तो क्या पूरा नमक उसमें डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा ना। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या चाहिए मुझे इसमें चाहिए होगा वंशिका? अगर मेरे पास 1 किलो नमक है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए इस 1 किलो नमक को इसमें पूरी तरीके से बोलो क्या करने के लिए? रिएक्ट करने के लिए। मानते हो कि नहीं मानते? आप सिनेरियो पता है क्या दिमाग में सोच रहे हो गीत? आपके दिमाग में सिनेरियो चल रहा है कि बहुत सारा पानी है इसमें थोड़ा सा नमक लिया, सर गलत हो जाता है। ये एक्सेस में है पानी आपके पास, लेकिन वो आपसे पूछना चाहेगा कि बताओ अगर मैंने इतना नमक लिया तो मिनिमम कितना पानी आपके पास होना चाहिए उसको रिएक्ट कराने के लिए, और ऐसे इससे कितना तुम्हारे को NaOH मिलेगा और कितना तुम्हारे को HCl मिलेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं पूरी क्लास में, आज जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना उसमें वो आपको यही बोलेगा कि अगर बताओ ये इतना लिया तो ये कितना चाहिए था, ये इतना लिया तो ये कितना चाहिए था, और बताओ इससे ये चीज कितनी बन गई। अब इसको समझना बहुत ही आसान चीज है, इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, एक छोटी सी कैलकुलेशन चाहिए जो बचपन में भी हम लोगों ने करी है। कैसे, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए समझते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया आज करने क्या वाले हैं, है ना? पहले मुद्दा समझ में करने क्या वाले हैं, उसके बाद हम काम शुरू करते हैं अपना। सो गाइस मुझे तुम एक छोटी सी बात बताओ पहले तो, अगर मैं आपको ये कहूं कि 5 पेन 35 रुपए के हैं, 5 पेन 35 रुपए के हैं, बहुत सिंपल सवाल है, तो बताइए 7 पेन कितने रुपए के होंगे? ऐसी गलती मत करो। 5 पेन 35 रुपए के तो 7 पेन कितने के? अब सबने क्या करा, सबने पहले एक पेन की कीमत निकाली, कितनी आई? 7 रुपए, और फिर 7 पेन की कितनी हो जाएगी? 7 × 7 कितनी हो जाएगी? 49 रुपए। ऐसे तो कुछ करोगे ना? तो मैं बस आप लोगों को एक बात कहूंगा कि वैसे काम बिल्कुल ठीक है आप लोग जो कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये बीच में जो एक पेन वाला हिसाब किताब है ना, इसको खत्म कर दीजिए। आगे से क्या करा करिए, जैसे कि वो बोले 5 पेन 35 रुपए के हैं तो 7 पेन कितने के? तो पहली बात तो पेन के नीचे पेन हो और रुपए के नीचे रुपए आए, मतलब सेम चीज के नीचे सेम चीज हो। तो 5 पेन अगर 35 रुपए के तो 7 पेन कितने के? सिंपल ये करा करो, दिस इंटू दिस, मतलब कि दिस नंबर इंटू दिस नंबर, और डिवाइड कर दिया करो दिस नंबर। करा मैंने भी वही है, मैंने कुछ अलग चीज नहीं कर दी, बस मैंने आपको बीच में जो एक स्टेप था ना कि एक पेन कितने का? 35/5, तो आप 7 रुपए आता, फिर 7 पेन कितने के? 7 × 7, आप ये काम करते, बट मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ 5 पेन 35 के, 7 पेन कितने के? 7 × 35 डिवाइड बाय बोलो क्या कर दूंगा? 5। तो यहाँ से जब कटने के बाद आंसर आएगा ना बच्चों, तो आपका 49 रुपीज आंसर आ जाएगा। आना यही है, लेकिन मैं बस आप लोगों को बोलूंगा एक स्टेप बीच में खा जाओ, क्योंकि इतना ज्यादा काम करने वाले ना स्टीशियोमेट्री के अंदर कि बार बार यार वो एक पेन वाला कैलकुलेशन नहीं करना है हमें, हम अपनी लेंथ बढ़ाएंगे क्वेश्चन की, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? विधान ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, एक बात और सब सीख लीजिए, जो आप लोगों को, जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं उनको तो आती ही है, जो थोड़ा सा लेट आए हैं वो हल्की सी चीज सुन लीजिए। लगभग कुछ चीजों के एटॉमिक मासेस आप लोगों को याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U, ठीक है? ऐसे हीलियम का कितना होता है बोलो? 4U, क्योंकि जितने हमने एटॉमिक नंबर पढ़े थे लगभग उसके दुगना क्या होता है एटॉमिक मास, याद है कि नहीं? लिथियम का कितना होता है? जैसे कि 3 होता है लेकिन इसका 7U होता है, ऐसे कार्बन का 12U होता है ना? ऑक्सीजन का 16U होता है, जनरली तो यही सब यूज होंगे, तो ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना जो काम है कि करना कैसे है। एटॉमिक मासेस थोड़े बहुत याद है कि नहीं? चलिए आइए बच्चों, मुझे तुम एक बात बताओ, एक रिएक्शन है मेरे सामने, क्वेश्चन ये पूछा गया
हाउ मच ऑक्सीजन गैस दैट इज O2 is required to react completely with 60 ग्राम ऑफ कार्बन। सवाल समझ में आ गया? एंड हाउ मच CO2 is released in the process। एक क्वेश्चन ढंग से समझ लो, मैं कह रहा हूं उसके बाद कहानी खत्म है। और रिएक्शन दी जाएगी ऐसे, ये रिएक्शन क्वेश्चन में ही मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना। सही बात, ऐसे मिलेगी आप लोगों को। और जनरली जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो कार्बन का आप लोगों को साइड में एटॉमिक मास भी देगा, ठीक है, 12, ऑक्सीजन का भी देगा 16, ऐसे करके देगा जरूर, ठीक है। लेकिन फिलहाल मान लेते हैं अभी नहीं दिया हुआ, हम खुद ही से सीख लेंगे इसको। तो क्वेश्चन ये है बच्चों की, इस रिएक्शन के अंदर अगर 60 ग्राम कार्बन लेते हैं, अगर मेरे पास 60 ग्राम की लकड़ी की कोई चीज है और उसको मैं जलाना चाहता हूं, तो मुझे कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, कितना होना चाहिए, तभी वो पूरी तरीके से जलेगा। बिकॉज आपको एक बात तो समझ में आ चुकी है, जलने के लिए क्या चाहिए बोलो? ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तभी चीजें जलेंगी, अदरवाइज जलती नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। कहीं से भी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दो, चीज जलना बंद हो जाएगी। वो आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, वो सिलेंडर जल रहा है उसके ऊपर ऐसे करके वो कपड़ा लपेट देते हैं तो एकदम से जलना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉक होगी, चीजें जलना क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताइए 60 ग्राम कार्बन को जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना उससे CO2 निकलेगा। अब इसके लिए सभी बच्चों को एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या? वो समझिए। रिएक्शन का एक सेट आप खुद बनाएंगे, जो आपको बनाना है। कैसे? मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक कार्बन है तो इसका मास वैसे क्या होगा लॉजिकली? अच्छा, रिएक्शन बैलेंस है तो आप लोग बोलोगे अगर एक एटम की बात करो तो सर कितना होगा? 12 U। समझो मेरी बात को, एक एटम की बात करो तो कितना बोलोगे? 12 U। और अगर आप O2 की बात करोगे तो एक ऑक्सीजन का 16 होगा, दो का बोलो कितना होगा? 32U। समझो मेरी बात को। और इधर बात करोगे तो क्या होगा? कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32, बोलो कितना आएगा? 44U। समझो मेरी बात को। आप बोलोगे कि 12U का कार्बन, कुछ बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, 12U का कार्बन 32U के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तब जाके 44U बोलो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन बच्चों मैं इसको यू में लेके नहीं चलना चाहता, मैं इसको ग्राम में लेके चलना चाहता हूं। और अब जो मैं लाइन बोलूंगा अगर तुम्हें समझ में आ जाए, देखो ये जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये इसलिए है कि कुछ बच्चों ने पिछले टॉपिक करे नहीं हुए, जिन्होंने करे हुए उनको तो एकदम समझ में आ जाएगा मैं लिख के हो रहा है वैसा। तो पहली बात तो 12U को 32U चाहिए, तब जाके 44U की CO2 बनेगी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। मुझे तुम बस इतना बताओ कि अगर मैं बोलूं कि 12U को, या मान लो कि मैं बोलूं कि किसी एक U की चीज को ना, सामने वाली चीज 2U चाहिए, तो अगर मैं इसको 1 ग्राम लूंगा तो ये कितना चाहिए होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जितना भी मास लोगे, ये वाला मास कितना चाहिए बोलो? दुगना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर ये 1U चाहिए, 1U है, और इसको 2U कोई चीज चाहिए, तो अगर मैं इसको 1 किलो लूंगा तो सामने कितना चाहिए? 2 किलो। अगर मैं इसको 100 किलो लूंगा तो कितना चाहिए बोलो? 200 किलो। समझ में आया मैंने क्या कहा? क्योंकि अगर 1U मास को 2U मास चाहिए, मतलब दुगना मास चाहिए, तो अगर मैं इसको 1 ग्राम ले लूं तो ये कितना बोला जाएगा? 2 ग्राम। तो बस बच्चों बात इतनी सी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है मोलर मास, लेकिन जिन्होंने मोलर मास पढ़ा वो जानते हैं कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। इसका कितना होगा और इसका कितना होगा? तो भैया जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ ना, वो बस इतना समझ लीजिए कि इन सबको ग्राम में लेना। किसमें लेना बोलो? बस इतना ही समझ लीजिए। लेकिन आप लोग जानते हैं बाकी के बच्चे कि इसका मतलब क्या है, कि अगर 12 ग्राम कार्बन है, कितने ग्राम कार्बन है, तो भैया कितने ग्राम ऑक्सीजन है बोलो? ये 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तब जाके बोलो क्या है? 44 ग्राम CO2 बनेगा। समझे कि नहीं समझे? इस रिएक्शन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, जिन बच्चों को पता है सुन लीजिए, भी बातें ना थोड़ी सी अभी अभी कॉम्प्लेक्स लगेंगी, कराने के बाद बिल्कुल नहीं लगेंगी। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ, एक ही मोल तो है आगे एक नंबर लगा हुआ, तो टू गिव 1 मोल ऑफ। अब कुछ बच्चे सर 1 मोल क्यों लिख रहे हो? विधान ध्यान दो। अगर मैं बोलूं कि एक कार्बन, ध्यान देना बच्चों, एक कार्बन एक O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे बताओ अगर 100 कार्बन हो तो कितने O2 चाहिए? 100। 1000 कार्बन हो तो कितने O2 चाहिए? 1000। तो अगर 1 मोल कार्बन हो तो कितने O2 चाहिए? 1 मोल। अब कुछ बच्चे सर 1 मोल क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता बस समझ लीजिए, 1 मोल इतना को बोलते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स। एंड गाइस डोंट बी कंफ्यूज विद डेसिमल, 6.023 को डेसिमल वाली चीज नहीं। अगर मैं पॉइंट उठाऊं तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 3। अगर मैं पॉइंट उठाऊं तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 3। वो 3 जीरो कटेंगे इस 23 से, बताओ कितना आएगा? 6023 इंटू 10 की पावर क्या, मतलब इतने सारे आइटम्स को, सुन लीजिए, 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, इतने सारे आइटम्स को बोलो बच्चों क्या बुलाते हैं?
एक मोल। तो जब मैं एक मोल लिखता हूं ना तो कुछ और मतलब नहीं होता, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 चीजें होता है, वैसे एक मोल का मतलब कितना होता है बोलो, इतनी चीजें होता है। जिन बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट सीखा हुआ उनको ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लगना चाहिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो मैं आपसे बस एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि एक कार्बन को कितना O2 चाहिए, एक O2, एक कार्बन को एक O2। हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगी एक को एक चाहिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं, देखो जरा इसको देखो, N2 प्लस में 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो मैं बोलूंगा इसका अगर एक N2 लगा, गीत एक N2 लगा तो कितने H2 चाहिए, 3। तो अगर इसके 100 N2 लगेंगे तो कितने चाहिए बोलो, 300 H2। तो अगर इसके एक मोल N2 यानी इतने मोल N2 लगेंगे तो इसके कितने मोल चाहिए होंगे, 3 मोल H2 चाहिए होंगे, 3 मोल। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, और बिल्कुल भी इसको भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल जाने वाला है हम लोगों का। बस मैं आपको सारी बातें बता देना चाहता हूं कि एक मोल कार्बन को एक मोल O2 चाहिए, तब जाके बोलो क्या बन रहा है, एक मोल CO2। अच्छा यही मास में कैसे लिखते हो सब बच्चे, बोलो एक मोल कार्बन का मास कितना बोलते हो, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगा बोलो किससे, अब एक मोल O2 का वजन बताओ कितना होगा बोलो, 32 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 44 ग्राम ऑफ। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना, आप इसको साइड रख दीजिए बिल्कुल, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मास पे काम कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करना है, मास पे। इधर भाई आकाश मुझे बताओ कार्बन का मास कितना, 12 ग्राम, ऑक्सीजन का बोलो कितना, 32 ग्राम, भूल जाओ सारी बातें, इधर देखो बस 44 ग्राम ऑफ क्या है बोलो, CO2। मींस व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद द, मतलब 12 ग्राम को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम चाहिए ही चाहिए, तब जाके दोनों मिलके बोलो क्या बनाते हैं, 44 ग्राम CO2। लेकिन मुझे तुम बताना जरा, अभी तुम्हारे पास जो कार्बन है वो कितना है, 60 ग्राम। और उसका सवाल क्या है कुशल, तुम्हारे पास 60 ग्राम कार्बन है, उसका सवाल क्या है, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और कितना CO2 बनेगा। तो तुमने कहा कि भैया एक सेट मुझे पता है रिएक्शन का कि 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 60 ग्राम कार्बन को कितना चाहिए होगा, 5 पेन अगर इतने रुपए के तो 7 पेन कितने रुपए के, क्या मुश्किल है, हो गया स्टिक्योमेट्री। मैं कह रहा हूं कि अभी मैं इसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो मैं पहले क्वेश्चन में समझाऊंगा वही मैं अगले 10 तक भी कराने वाला हूं। आपको एक ही क्वेश्चन में समझ जाना है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, उसके बाद तो बस क्वेश्चन बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो मुझे सब बच्चे बताओ कैसे निकालेंगे, सब बच्चे बोलो कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, बताओ 12 ग्राम को कितना चाहिए होता है, कोई कैसे पता लगा, अरे सर रिएक्शन से पता लगा। हाँ भाई इधन 12 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम, कैसे पता लगा, रिएक्शन से। अभी तुम कैसे बोलोगे 60 ग्राम को कितना चाहिए, 60 ग्राम को कितना चाहिए, क्या तुम 1 ग्राम के लिए निकालोगे पहले, नहीं निकालेंगे, निकालने को निकाल सकते हो कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 32/12 ग्राम, नहीं निकालना, क्यों मेहनत करनी इतनी। तो बोलेंगे 12 को 32 चाहिए तो 60 को कितना चाहिए, अभी क्या सिखाया था मैंने, 60 इंटू डिवाइड बाय, बोलो कितना आएगा, ये 5 पे कट जाएगा, 160 ग्राम ऑफ, मतलब कि जिस समय आप 60 ग्राम कार्बन को जलाएंगे तो मिनिमम एटमॉस्फेयर में 160 ग्राम की ऑक्सीजन होनी जरूरी है। अगर इतनी नहीं है तो वो कार्बन पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा। समझ आया कि नहीं, ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है बोलो, 60 ग्राम को 160 ग्राम चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का यार, 12 को 32 चाहिए तो 60 को तो ज्यादा चाहिए ना, आगे आंसर। दूसरी बात सौरभ आई समझ में नहीं आई। दूसरी बात मुझे बताओ, मुझे निकालना था कितना CO2 बनेगा, कितना CO2, तो मुझे बताना बच्चों, अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले रहे थे तो उसके कोरोस्पोंडिंग कितना आ रहा था, 44। वैसे तो कुछ बच्चे ऐसे हिसाब लगा लेंगे, 60 ग्राम को कितना लगा, 160, तो 160 और 60 ग्राम मिलके ही तो बोलो क्या बनाए, 220 आएगा, कितना आएगा भाई, 60 ग्राम लिया तो कितनी ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करी है, 160, और 60 और 160 रिएक्ट करके दोनों मिलके बोलो कितना हो जाएगा, 220 ग्राम, तो 220 ग्राम बनेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे ही करें, एक और तरीका है, सुन लीजिए क्या। हाँ भाई, जब तुमने 12 ग्राम कार्बन जलाया था, लक्ष्य 12 ग्राम कार्बन जलाया था, कितनी CO2 बनी थी, 44, हाँ ऑक्सीजन में मिला था। तो मैं कहूंगा बताओ 60 ग्राम जलाने में कितनी मिलेगी, ऐसे कहूंगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस। ऐसा मत सोचना कि 1244 कैसे पैदा कर रहा है गीत, ऐसा नहीं सोचना कि 1244, अरे 12 ग्राम कार्बन जो है उसके साथ ऑक्सीजन भी कंबाइंड हुआ होगा तब जाके 44 बना होगा। तो कह रहे 12 ग्राम अगर जलता है और पूरा ऑक्सीजन सप्लाई तुम्हारे पास है तो कितना CO2 निकल जाता है, 44 ग्राम, 12 के कोरस्पॉन्डिंग 44 ही निकलेगा। क्लियर है कि नहीं, तो मुझे तो सब बच्चे बताना 60 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग कितना निकलेगा, 60 ग्राम ऑफ कार्बन कितना प्रोड्यूस करेगा, ध्यान दो, तो 60 इंटू डिवाइड बाय, बोलो कितने पे कटा, 5 पे, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 220 ग्राम ऑफ, तो आपने एटमॉस्फेयर में 220 ग्राम CO2 रिलीज कर दिया। 220 ग्राम CO2 कोई बहुत कम CO2 नहीं है, समझ रहे हैं बात को, 220, आपने 60 ग्राम लकड़ी जलाई है, समझ रहे हैं बात को, 220 ग्राम का मतलब हो जाता है एक तरीके से 0.22 kg, है ना। और गैस जो होगी ना कुछ kg भी अगर होगी ना तो उस गैस का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि गैस बहुत हल्की होती है, समझिए मेरी बात, CO2 के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे। चलो वो तो बात की बात है, वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे तुम बस इतना बताओ, क्या तुम्हें क्वेश्चन के अंदर समझ में आया कि करना क्या है,
अगर मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन तो ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, क्वेश्चन ही ट्राई करना हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है. सो गाइज, a reaction is given in which nitrogen and hydrogen combine to form ammonia gas. In a factory. मैं एग्जांपल के तौर पर बताया तो किसी फैक्ट्री के अंदर ना अमोनिया बन रहा है, अमोनिया NH3. और कैसे बनेगा अमोनिया बताओ जरा, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिएक्ट. इन्होंने एक रिएक्शन दी, सुन लीजिए, लिखना बंद करिए सब बच्चों, बोर्ड पे देखो. एक्चुअली में रिएक्शन ये खुद ही देंगे. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बोलो क्या बनता है, अमोनिया. N2 और H2 मिलकर बोलो क्या बनता है, अमोनिया. अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बैलेंस करना आप लोग खुद भी सीखे. 2 N है यहाँ पर, 1 N है, 2 मल्टीप्लाई कर देते, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, हो गया बैलेंस्ड. अब सुन लीजिए, एक्चुअली में यहाँ पर ध्यान दो, एक्चुअली में रिएक्शन क्या है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होती है तो बोलो क्या तैयार होता है, अमोनिया. अब मान लीजिए कि जिस फैक्ट्री वाले ने जिसकी बेसिकली इंडस्ट्री जिसमें उसमें अमोनिया तैयार कर रहा है, अगर उसको पता है कि मुझे एक चैम्बर में नाइट्रोजन लेना है तो दूसरे चैम्बर से क्या लेना है, बोलो हाइड्रोजन, और तब जाके दोनों मिलकर बोलो किसका चैम्बर तैयार होगा, अमोनिया का. ऐसे तो कुछ होगा ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के चैम्बर्स हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के चैम्बर्स में से गैसेस मिलेगी और फिर किसी सर्टेन चैम्बर में जाएंगी जहां पर बोलो आपको क्या मिलने लगेगा, बोलो अमोनिया. अब मान लीजिए कि उसने यहाँ पर 10 किलो नाइट्रोजन लिया हुआ है, कितना नाइट्रोजन लिया हुआ है, 10 किलो. तो यहाँ पर भी उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कि सर इतना तो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा तभी वो 10 किलो से रिएक्ट करेगा. अदरवाइज अगर कम लिया, जितने अगर मैंने कम लिया तो होगा क्या, 10 किलो यहाँ पर है, वहां पर चाहिए मान लो 6 किलो और मैंने कितना लिया, मान लो 5 ही किलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नाइट्रोजन बच जाएगा क्योंकि उसको रिएक्ट करने के लिए पूरा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा. ज्यादा ले लेता हूं तो यहाँ बच जाएगा. समझो मेरी बात को, 10 किलो नाइट्रोजन को कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है. अगर मैंने उससे कम हाइड्रोजन इसको दिया तो बेसिकली कुछ नाइट्रोजन बच जाएगा जो अनरिएक्टेड रह जाएगा, और अगर मैंने ज्यादा हाइड्रोजन लिया तो कुछ हाइड्रोजन ऐसा रह जाएगा जो बोलो क्या है, अनरिएक्टेड. तो ये हिसाब किताब पहले ही लगाना पड़ता है कि अगर ये इतना है तो ये कितना चाहिए. समझ आया या नहीं आया? चलिए करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आप लोग इसको कितना समझ पाएंगे. सो गाइस, मेरे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि हाउ मच, एक और करा दूं क्वेश्चन क्या मैं आप लोगों को पहले, हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड to react completely with 10 kg of nitrogen and how much ammonia is produced during the reaction. चलिए ये मैं कराता हूं बच्चों आप लोगों को, उसके बाद अगले से आप लोग ट्राई करना. और यहां पर वो कुछ जरूर चीज देगा, बोलो क्या, मोलर मासेस दे देगा. बताओ नाइट्रोजन का मोलर मास कितना देगा, 14 ग्राम पर मोल. हाइड्रोजन का, सॉरी नाइट्रोजन का कितना होगा, 28 ग्राम पर मोल. कुछ बच्चे कह रहे कैसे सर, अरे एक नाइट्रोजन का 14 होगा, दो नाइट्रोजन का कितना होगा, 28. ये मिलेगा. और यहां पर दे देगा ऐसे ही मोलर मास ऑफ H2 कितना आएगा. अच्छा, जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही दे, वो एक और तरीके से दे सकता है आप लोगों को, बोलो क्या, वो दे देगा सिर्फ नाइट्रोजन का, किसका बोलो, 14 ग्राम पर मोल. ऐसे ही मोलर मास दे देगा किसका बच्चों, तो उसमें इसको ज्यादा चीजों को देना पड़ा, बस 2 चीजों को देना पड़ा, 1 ग्राम पर मोल. क्या हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है. और सवाल उसने क्या पूछ लिया कि बताइए जरा कि अगर मेरे पास 10 किलो नाइट्रोजन है, कितने किलो नाइट्रोजन है, तो मुझे अगर ये रिएक्शन पूरी करानी की 10 किलो नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाए तो कितना हाइड्रोजन मेरे को चाहिए होगा और इससे कितना जाके अमोनिया बन जाएगा. बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, सो आइए समझते हैं बच्चों, एक बार दोबारा से देख लीजिए, उसके बाद आप ट्राई करना. तो नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन गिव राइज टू बच्चों अमोनिया. सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो बच्चों, 3 और ये 2. सब बच्चे क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबका एक काम होना चाहिए कि पहले आप क्वेश्चन का एक सेट खुद बनाएंगे. सेट बनाने का मतलब कि इतने को इतना चाहिए तब ये इतना बनता है. वो कैसे बनेगा, ये ध्यान दो भाई. बताओ नाइट्रोजन का 1 का मास कितना है, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं. नाइट्रोजन का मास कितना है बोलो, 14. 2 का बोलो कितना होगा, 28. तो मुझे बताना जरा ये कितने ग्राम होगा, मुझे बताओ ये कितना होगा. एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम. तो 6 हाइड्रोजन का बोलो कितना होगा, 6 ग्राम. मतलब कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होती है. कितने ग्राम हाइड्रोजन, और वैसे तो पता है 34 आएगा, लेकिन फिर भी निकाल के देखो, फिर भी तसल्ली के लिए निकाल के देखो. मुझे सब बच्चे बताओ
कितने नाइट्रोजन काउंट होंगे? 2। और कितने हाइड्रोजन काउंट होंगे? 6। चलो या फिर पहले पूरा NH3 का निकाल लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। चलो बताओ नाइट्रोजन का कितना? 14। 3 हाइड्रोजन का कितना? 3। 14 और 3 कितना बोलो? 17। और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 34। तो बच्चे कहेंगे सर ऐसा कर ही क्यों रहे हो, सीधा कर दो ना, 28 और 34 बनेगा। अरे ठीक है, थोड़ा और क्रॉस चेक हो गया कि हमने सही करा है कि नहीं करा। तो अब मुझे बताइए कि रिएक्शन क्या कहती है। रिएक्शन, पहली बात, रिएक्शन बैलेंस होनी बहुत जरूरी। बैलेंस तभी तो पता लगेगा ना इसको कितने कितना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितनी हाइड्रोजन चाहिए होती है? 6 ग्राम। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है 28 को 28 ही क्यों नहीं चाहिए? अरे तो भैया घर में जब चाय बनाते हो क्या जितनी चाय पत्ती चाहिए उतनी चीनी चाहिए क्या? उतना ही दूध चाहिए क्या? मैंने आज आते ही वाली बात सिखाई थी, कोई चीज कम चाहिए हो सकती है और कोई चीज ज्यादा चाहिए हो सकती है उसको रिएक्ट करने के लिए। बोलो है कि नहीं? चाय पत्ती थोड़ी ही चाहिए, दूध थोड़ा ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो इतने नाइट्रोजन को बस इतना ही हाइड्रोजन चाहिए होता है, तब जाके इतने ग्राम बोलो क्या बन जाता है? अमोनिया। अच्छा, फिलहाल रिएक्शन में कितना किलो नाइट्रोजन है रितिका? 10 किलो। अच्छा, आप कहीं से ग्राम में है, 10 किलो को ग्राम में कर लो, कितना आ जाएगा? 10,000 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए और कितना? समझ नहीं आ रहा बच्चों? आया समझ में कुछ? तो मुझे बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा हिसाब किताब। तो आप लोग क्या बोलेंगे सब बच्चे बताओ? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, बोलो क्या? बोलो क्या? 6 ग्राम ऑफ H2। दिस इज फाइन। मैंने बोला 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो 10,000 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड। बताओ कितना बच्चों? 10,000 इंटू 6। आने दो, कोई नहीं, डेसिमल्स में कितना आएगा बताओ? इट इज 2142.85 ग्राम। सुन लीजिए, 2142 ग्राम क्या आया बोलो? एक बार सब बच्चों की नजरें बोर्ड पे हो भाई, कुछ बहुत जरूरी बात मैं बोलने वाला हूं, अगर आप समझ पाए तो। कह रहा कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 2142.85 ग्राम हाइड्रोजन। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा था कि 10 किलो नाइट्रोजन को कितना चाहिए, तो क्यों ना इसको भी किलो में कर दें। किसमें कर दें? तो मुझे बताओ किलो में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा? नहीं आ रहा समझ में विधान? अगर ये इतने ग्राम है तो किलो में कितना होगा? तो 3 पॉइंट पीछे ले जाओ। 3 पॉइंट, तो बच्चों केजी से ग्राम में आते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ग्राम से केजी में आने के लिए 1000 से, तो मुझे बताना कितना बनेगा? 2.14285 केजी H2। लेकिन इतना बड़ा लिखने में मजा नहीं आ रहा भैया, तो इसको थोड़ा सा एक ही उससे कर लो, तो बस इतना बोल दो 2.14 केजी। 2.14 केजी हाइड्रोजन। मतलब कि 10 किलो नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है बताइए जल्दी से? 2.14 केजी हाइड्रोजन। क्योंकि बच्चों हिसाब किताब कुछ तो ऐसा ही कह रहा है, 28 को सिर्फ 6 चाहिए, आधे से भी कम चाहिए। आधे से भी 28 को 6 मतलब क्या हो गया? 28 का आधा 14 होता है, और 14 का भी आधा क्या होता है? 7 होता है। मतलब लगभग 1/4 चाहिए होता है। लगभग क्या चाहिए होता है? 1/4 से भी थोड़ा कम है, और ये भी 1/4 से थोड़ा कम ही है। 10 किलो का कितना चाहिए बोलो? 2.14 केजी चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? आगे से हिसाब किताब लगाना है रिएक्शंस को देख के, हाँ इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए। बोलो पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इसके बाद मुझे बताओ कितना अमोनिया बनेगा। अच्छा वैसे अमोनिया बताओ, डायरेक्ट बताओ कितना बनेगा, बिना कोई कैलकुलेशन करे बताओ कितना बनेगा? 10 किलो नाइट्रोजन लगी, इतने किलो अगर हाइड्रोजन मिल जाती है तो 12.14 केजी बोलो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। 12.14 किलो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है? मुश्किल लग रही है चीज तो कैसे करेंगे इसको? हम लोग बोल देंगे, वैसे भी कर सकते हैं, बोलो क्या? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस, बोलो क्या? 34 ग्राम ऑफ, तो मुझे बताओ कितनी है हमारे पास? 10 किलो। तो बोलो 10 किलो के लिए क्या करोगे? 10 किलो मतलब 10,000 ग्राम ना। 10,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस, 10,000 इंटू 34 डिवाइड बाय 28। सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 12,14285। 12,14285। मुझे तो पता है ऐसा क्यों आ रहा है, आप लोग शायद सोच लीजिए क्यों आ रहा है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बस स्मार्टनेस चाहिए, है ना? आना ही है, मुझे पता है 12.14 किलो आएगा ना, तो मैंने यहाँ पर इसको ग्राम में, पहले तो ग्राम में आएगा, किसमें आएगा बोलो? ग्राम में। अब ग्राम में इतना आया तो मैंने 3 जीरो पीछे करी, बोलो कितना आ गया? 12.14 किलो अमोनिया। तो
इतना अमोनिया बन जाएगा, बिकॉज इतना हाइड्रोजन था और 10 किलो क्या था, नाइट्रोजन। दोनों मिलाएंगे तो भी इतना ही आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो भी इतना ही आएगा, क्योंकि अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, 34,000 डिवाइडेड बाय में 28, इट इज 1214.28। मैंने एक जीरो कम लगा दी फिर शायद, 34,000 नहीं, 3,40,000 आएगा, 4 जीरो आएंगे पीछे, 28 आएगा। सो इट्स 12,142.85। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही आ जाएगा ग्राम में, लेकिन केजी में करेंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आपने जो 2 क्वेश्चन करे उसके जरिए आप लोगों को आइडिया लगने लग गया है कि कोई भी रिएक्शन मिलेगी उसमें बोलेगा ये इतना है तो बताओ ये कितना चाहिए, ये इतना है तो ये कितना चाहिए, ये इतना है तो कितना बनेगा। सिंपल बात है कि नहीं? तो मैं रिएक्शन का एक सेट खुद बनाऊंगा कि इतने को इतना चाहिए होता है तब जाके इतना बनता है। अब आप ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, सो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। बच्चों वैसे रिएक्शन अगर खुद भी बनानी है तो कैसे बनाएंगे बताओ? अगर मीथेन को जला रहे हैं तो बताओ जलाते कैसे हैं? एक बार देख लो सब बच्चे, जलाते कैसे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मीथेन मैंने लिख दिया CH4, जलेगी किसके साथ बोलो? ऑक्सीजन के साथ। क्या मिलेगा बताओ जरा? CO2 और, तो ये मिल गया बच्चों। बैलेंस बताओ कैसे करेंगे? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस्ड। अब क्वेश्चन सुन लो क्या है। पहला क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन is required for the combustion of मुश्किल लग रहा है बताओ कुछ भी? सब कुछ बहुत आसान है, बस सारा खेल इस बात पे कि तुम कॉन्टिन्यूशन में चीजें कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ऐसा ना हो कि टॉपिक्स का लैग हो बीच में। मोनी एक बार अटेंडेंस लिस्ट देके जाना। हाँ भाई दक्ष, आंसर आ गया पूरा कंप्लीट दोनों का? दिखा 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 320 इंटू 32, एक ऑक्सीजन 16 है, 4 ऑक्सीजन कितने होंगे? 4 हो गए, गलत करके बैठा है। शॉर्ट में लिख दिया, कितना लिख दिया? 5120। इतना कैसे आ सकता है यार? 320 ग्राम को कितना चाहिए था? 320 ग्राम को कितना ऑक्सीजन चाहिए? अच्छा 1280, तो 1280 चाहिए तो भी इतना बड़ा तो नहीं आएगा आंसर। 5,000 कुछ तो नहीं आ सकता। 5,000 पे कैसे चलेंगे? एक बार बच्चे आप लोग अटेंडेंस देंगे, जिस बच्चे का नाम नहीं है मुझे बता देगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अलका, अनामिका,
अनामिका, अनामिका वैसे आती है क्लास में? ठीक है, आज छुट्टी पे। कोई बच्चा ऐसा जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है क्लास में, वो भी मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस आप लोगों की ज़्यादा होती नहीं है। चेतन, विशु, फातिमा, काजल, काजल, खुशी, नैतिक गुप्ता, निशा, प्रतिभा, शुभम, योग्यता डबास, दक्ष, नैतिक माथुर, कुशल, गीत, सौरभ, तमन्ना, रितिका, न्योनिका, हर्ष, आयुष, यश, राखी नहीं आती ना, साक्षी, निशा। अब बच्चों, जिन बच्चों के नाम नहीं बोले हैं मैंने, कुछ बच्चे होंगे। वंशिका, आपका नाम नहीं है ना इसमें? अभी मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। आपका नाम क्या है? मानवी। और कोई बच्चा जिसका नाम नहीं था? आपका आकाश, आपका जितेन, मैं सही बोल रहा हूँ? जितेन, JITEN। और हाँ, डबास, जितेन डबास। और कोई बच्चा? वितान, VITAN। एनीवन एल्स? और कोई बच्चा जिसका नाम मैंने ना बोला हो? सभी? ठीक है। सो गाइज बताइए क्या हो रहा है? बन गया ना? बिल्कुल इजी है, मतलब आप इसमें कुछ ऐसा फंसने वाला है ही नहीं क्वेश्चन। ये कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा स्टीशियोमेट्री का, मैं आपको बता रहा हूं। बताओ सब बच्चे क्या आएगा? सभी बच्चों ने क्या करा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इसका बोलो कितना आया? कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो बोलो कितना हो गया? 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, बट देयर आर 4 ऑक्सीजन ना, सो बोलो कितना आ जाएगा? 64 ग्राम। फिर कार्बन का कितना? 12, 2 ऑक्सीजन का 32, बोलो कितना हो जाएगा? और 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 18, और 18 इंटू 2 करेंगे तो, और देखो आप लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी देख सकते हो, चीजें एक दूसरे में कन्वर्ट होती है बट मास में कभी चेंज। इन दोनों का सम मिला के 80, इन दोनों का सम मिला के भी कितना है? 80। हाँ बोलो। यहां पर नहीं नहीं नहीं, देखो 2 का मतलब ये होता है कि पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो H2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, O से भी हो रहा है। तो जब H2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन, और यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 है तो 2 ये भी तो है, 2 ये रे 2 वो रे, ठीक है, तो एक ही बार लगाना होता है। सो गाइज ये तो था रिएक्शन का सेट। सौरभ अब मुझे तुम बताओ कितनी डिमांड है क्वेश्चन के अंदर? डिमांड ये कि कितना ग्राम है, बोलो। तो ये कितना, ये कितना, ये कितना, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो मुझे बताओ कैसे करेंगे? तो आप लोग क्या बोलेंगे सब बच्चे बताओ? 16 ग्राम मीथेन को रिक्वायर्ड होता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू कंप्लीटली बर्न, है ना। तो मुझे बताना जरा 320 ग्राम ऑफ मीथेन को बच्चों कितना रिक्वायर्ड होगा? बोलो 320 इंटू 64 डिवाइड बाय 16। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? है ना। और ऐसे CO2 को कैसे करा? तो आपने CO2 को सबने ऐसे करा होगा कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस इतने के जलने से। अच्छा आप ये मान के चल रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 ग्राम के जलने से 44 ग्राम CO2 तब बनेगा ना जब 64 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन हो, मतलब पूरी हो। तो वो लिख रहा है क्वेश्चन में कि आपका बताइए कितना CO2 रिलीज होगा इस प्रोसेस में इफ देयर इज अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज, मतलब कुछ बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या पता सर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली, बट मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई अवेलेबल है। तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर 16 ग्राम प्रोड्यूस कर सकता है, बोलो कितना? 44 ग्राम ऑफ CO2, तो मेरा जो 320 ग्राम है मीथेन, अगर वो जलेगा और ऑक्सीजन पूरी तरीके से इसको मिल जाएगा जितना चाहिए, तो बोलो कितना बनेगा? तो 320 इंटू 44 डिवाइड बाय क्या? बोलो। अरे यार बहुत सिंपल सी चीज है, इतने से इतना तो इतने से कितना, इतने से इतना तो इतने से कितना, बस यही तो कर रहे हैं। अच्छा जरूरी नहीं है हर बार कि आपको वो इसके अमाउंट देगा, क्या पता वो ऐसा कर लेता जितेन, क्या पता वो इसको देता कि ऑक्सीजन इतना लग गया तो बताओ कितना मीथेन जला होगा, कितना मीथेन। तो वही तो करोगे ना कि सर 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 16 ग्राम रिएक्ट करता है, तो इतने ग्राम के साथ कितना करेगा। चीज वही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक क्वेश्चन लिखिए फिर से, लास्ट क्वेश्चन आज का।
आज का लास्ट है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास या बुकलेट हो? नेक्स्ट क्लास में बच्चों बुकलेट दूंगा, अभी बुकलेट इस बार मैं करवा नहीं पाया अभी तक, नेक्स्ट में देता हूं आप सबको बुकलेट। यहां पर एक रिएक्शन दी हुई है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आप लोगों के स्कूल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अब किस चीज में फंस रहे हो आप लोग? आपको क्या नहीं दिया हुआ? अभी आपको मैंगनीज का मोलर मास नहीं पता, लेकिन आपको बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनर का काम है, एग्जामिनर आपको 100% देगा। ठीक है, तो लिख लीजिए 55 ग्राम होता है मैंगनीज का। एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है, लेकिन हमेशा हर चीज दुगनी नहीं होती है एटॉमिक मास में, दुगने से ज्यादा हो सकती है, इसका 55 होता है। और बाकी का मुझे नहीं लगता किसी का पता होना चाहिए तुम लोगों को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबका पता है। तो मोलर मास ऑफ क्लोरीन और दे देता हूँ, पेपर में सबका ही आएगा 35.5। ट्राई करेंगे आप लोग? 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप लोग करिए जल्दी से इसको 2 मिनट के अंदर अंदर। एक और भाई चीज, आपकी बच्चों कल ऑफ है, कल फिजिक्स की कोई क्लास नहीं है, ठीक है? मैं थोड़ा सा दिल्ली से बाहर हूँ किसी वजह से, शाम शाम से ही आज से, और परसों क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट होगी, ठीक है? तो जो कल की क्लास है हम कोशिश करेंगे संडे को हम क्लास कंडक्ट करें, अदरवाइज कल फिलहाल ऑफ है, ठीक है ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल आपकी छुट्टी रहेगी। हो गया? कर रहे हो? देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस पे काम कर ले तो। चलो मैं बताता हूं बच्चों, आ जाओ आ जाओ। सभी बच्चे मुझे बताओ, पहले तो आपको सबके मासेस खुद लिखने पड़ेंगे पहले, तो मुझे सभी बच्चे बताओ, देखो भाई जिसको दिक्कत आ रही है ध्यान से देखो। हाइड्रोजन का मास कितना? 1। क्लोरीन का कितना? 35.5। 35.5 और 1 कितना हो गया? 36.5, लेकिन इंटू 4 भी हुआ, इंटू, तो 36.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 146 ग्राम। सबसे पहले तो ये आया होगा भाई, इधर वंशिका, मानवी, सबसे पहले आपने निकाला 146 ग्राम, क्योंकि सर क्लोरीन 35.5, हाइड्रोजन इज 1, 36.5 एंड 36.5 इंटू 4 करेंगे, सो इट विल बी 146 ग्राम ना। इसको देखो, एमएन का कितना बोलो? 55, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32, तो बोलो कितना हो जाएगा? 87 ग्राम। इसका मतलब एक बात तो पक्की होगी कि मैग्नीज ऑक्साइड 87 ग्राम है, तो ये कितना चाहिए बोलो? 146 ग्राम चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ये कितना चाहिए बोलो? H2O को तो याद कर लो यार, 18 होता है, तो 18 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। अच्छा तो मैग्नीज का कितना? 55, एक क्लोरीन का 35.5, 2 का कितना हो जाएगा? 71, 2 का 71, 2 क्लोरीन का 71 और 51, सॉरी 55, कितना हो जाएगा? 126 ग्राम, एंड 2 क्लोरीन का
क्या हुआ, ठीक है ना, 55 और 71, ये तो आएगा, ठीक है, सबका ही यार। अब देखो आप चेक भी कर सकते हो कभी इन दोनों का सम ना और इन तीनों का सम सेम मिलना चाहिए, जितना मास यहाँ पर था उतना ही मास राइट में रहेगा, बस चीजें कन्वर्ट हो चुकी है दूसरे में। अब ये आपने बना लिया। अब क्वेश्चन की डिमांड सुनो क्या है भाई, क्वेश्चन का डिमांड ये है बच्चों कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ अगर मेरे पास सिर्फ 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड है तो कितना HCl लगेगा, कितना Cl2 बनेगा, बस ये दो ही सवाल है। तो मैंने कहा भाई देखो जो निकालना होता है वही कर दिया मैंने, जो बोला था कि ये भी देखिए ये पूछ सकता है। तो बताओ क्या करोगे सब बताओ, क्या करोगे, आप बोलोगे सर 87 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड रिक्वायर्ड, बताओ क्या, 146 ग्राम ऑफ, जिसको निकालना है उसको राइट में रख दो क्योंकि राइट में आंसर आने वाला है ना। तो आप बोलेंगे 87 को 146 चाहिए, तो बताओ 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड को, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड को कितने ग्राम HCl चाहिए। तो मैंने कहा 5 ग्राम को कितना चाहिए होगा, बताओ कितना चाहिए होगा बच्चों। तो बोलेंगे 5 इंटू 146 डिवाइड बाय 87, यू विल गेट कितना, 8.39। किसी ने सॉल्व नहीं करा, इसका मतलब है 8.39 है, 8.39 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। सो 8.39 ग्राम, और इतना ही लगेगा क्यों, अरे भाई 87 था तब इतना चाहिए था, तो 5 को थोड़ा सा ही फालतू, 87 को 146 चाहिए, दुगुने से थोड़ा कम ही है, आप आइडिया लगा लीजिए, 87 है, 146 चाहिए, तो 5 है तो थोड़ा ज्यादा ही चाहिए होगा, तो 5 से कितना चाहिए बोलो, 8.39 ग्राम चाहिए। अब सवाल बड़ा सिंपल था कि कितनी क्लोरीन बनेगी, सेकंड वाला सवाल था हाउ मच क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप लोग क्या बोलोगे सर 146 ग्राम ऑफ, सॉरी 87 ग्राम ऑफ MnO2 प्रोड्यूस, बताओ इतना MnO2 क्या प्रोड्यूस करता है, बताओ जरा, 87 ग्राम ऑफ MnO2 प्रोड्यूस 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो मुझे बताइए अभी कितना है तुम्हारे पास, 5 ग्राम ऑफ MnO2 क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, 5 इंटू 71 अपॉन में कितना आएगा, करें कर लो सर, आपके पास कैलकुलेटर है, पेपर में खुद करना पड़ेगा भाई, डिवाइड बाय 87, 4.08 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो अगर ये 5 ग्राम लोगे तो उसे 4.08 ग्राम ही बनेगा क्लोरीन के मामले में। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अच्छा क्लास की स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी, मैं पहला क्वेश्चन जैसे समझा रहा हूं, आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज ही नहीं होना है, नहीं होगा। आप जितने मर्जी क्वेश्चन बना लीजिए स्टोइचियोमेट्री के, वो आपको यही बोलेगा, एक रिएक्शन क्वेश्चन में देता है, फिर बोलता है बताओ ये इतने ग्राम है तो ये कितना चाहिए, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। तो आप क्या कहेंगे, एक सेट में रिएक्शन में खुद बनाता हूँ, उस सेट की बात क्या करता हूँ, ये वाला कि इतना है तो इतना चाहिए और तब जाके इतना 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 बनता है। तो अगर मेरे को अभी इतना मिला हुआ है तो उसको कितना चाहिए होगा, तो वो कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। जैसे 5 पेन 35 रुपए की, तो 7 पेन कितने रुपए के, सिर्फ उतना ही हिसाब किताब लगाना होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात है, विधान समझ में आ गया। स्टोइचियोमेट्री कॉन्सेप्ट में अब आप कहेंगे सर आपने 4 या 5 क्वेश्चंस कराए हैं, मैं कह रहा हूं कि इसकी 100 रिएक्शंस भी अगर आ जाएं तो पैटर्न तो चेंज होना नहीं, बस आपको क्या पता होना चाहिए, उस स्पीशीज का क्या पता होना चाहिए, कितना मास को कितना मास दूसरे का चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ उससे मैं आइडिया लगा सकूं क्लियर हुआ है नहीं हुआ। और उसके लिए वो मोलर मासेस अवेलेबल देता है क्वेश्चन के अंदर, सो डोंट वरी अबाउट दैट ना, आपको सोचना ही नहीं उस चीज के लिए। और जिन बच्चों का पिछला छूटा हुआ है वो बैकअप वगैरह देखेंगे, संडे को कोशिश करेंगे संडे को लगाएं, तो हो सकता है संडे को हम एक्चुअल क्लास ना लगा के बैकअप क्लास लगाएं, तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन कल का आपका फिजिक्स का ऑफ है, नेक्स्ट क्लास हमारी परसों रहेगी शाम को, फिर से 4 से 5, परसों केमिस्ट्री ही रहेगी, ऐसा नहीं कि कल फिजिक्स ऑफ है तो परसों फिजिक्स होने वाली है, परसों अपना एज यूजुअल टाइम चलेगा, ठीक है, और संडे को देखेंगे जो भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया आप सबको ये टॉपिक। कोई भी बच्चा जो अभी ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाना, बिकॉज ये PDF वगैरह वीडियोस वगैरह सब ग्रुप में ही आएगा बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। तो आज इसको क्लोज करते हैं, जा सकते हैं, मैथ्स वाले बच्चे दूसरे रूम में बैठ जाएंगे।